कक्षा 10 के विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पाठ्यक्रम में पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एनसीईआरटी की पुस्तक में दे रखा है। इन पाठों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम प्रश्न उत्तर श्रृंखला करेंगे। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में पार्ट 1 में मुख्य रूप से किताब के बीच में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं जो गतिविधि आधारित हैं, हमारी समझ के ऊपर आधारित हैं, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और अपने अध्ययन को निरंतर बनाएं। आज का हमारा पहला प्रश्न, आपकी राय में पाठ्यपुस्तक का चित्र संख्या 1 किस प्रकार एक कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिनिधित्व करता है? विद्यार्थियों, आपके समक्ष पुस्तक में दिया गया चित्र प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। आपकी राय में चित्र 1 किस प्रकार एक कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिनिधित्व करता है? तो विद्यार्थियों, पहले हम चित्र का अवलोकन करते हैं। देखिए, इस चित्र के मध्य में ईसा मसीह क्रॉस के साथ में हमको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से इस चित्र का अवलोकन कीजिए और उनके आसपास विभिन्न देवी देवता, संत और फरिश्ते हमको नजर आ रहे हैं। वो भी उनके आसपास नजर आ रहे हैं। साथ में ईसा मसीह के चित्र के ऊपर हल्के अक्षरों में हमें फ्रेटर्निटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, नीचे पृथ्वी लोक पर एक लंबी लाइन हमें दिखाई दे रही है और ये लंबी लाइन में लोग विभिन्न प्रकार के झंडे लिए हुए खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बीच में हमें एक सफ़ेद स्टैचू नज़र आ रही है, मूर्ति नज़र आ रही है। उस मूर्ति को घेर कर सब लोग खड़े और आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार का ये चित्र हमें दृष्टि में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। (1848) ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरेयू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। विद्यार्थियों, ये जो चित्र था वह फ्रेडरिक सोरेयू ने बनाया हुआ है, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार हैं। इनमें उसने अपने सपनों के एक संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें सभी लोग एक लंबी पंक्ति में स्वतंत्रता की मूर्ति की वंदना करते हुए हैं। विद्यार्थियों, बीच में जो सफ़ेद रंग की मूर्ति थी वह स्वतंत्रता की मूर्ति है। चित्रकार के कल्पनादर्श में विश्व के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके वस्त्रों तथा राष्ट्रीय वेशभूषा से होती है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। यह चित्र दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे का प्रतीक है। इस प्रकार यह चित्र चित्रकार की कल्पना दृष्टि को प्रतिनिधित्व करता है। विद्यार्थियों, अब हम अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 2, रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दें। उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों, रेनन के अनुसार हमें राष्ट्र की विशेषताएं बतानी है। तो आइए विद्यार्थियों, उत्तर। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की अग्रलिखित विशेषताएं होती है। पहली विशेषता, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। दूसरी विशेषता, इसका आधार वीरता से परिपूर्ण अतीत महापुरुषों के नाम तथा प्राचीन गौरव होते हैं। अगली विशेषता, एक जन समूह के राष्ट्र होने की आवश्यक शर्त है अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा होना, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और भविष्य में इसी प्रकार के कार्य करने की इच्छा रखना। चौथा बिंदु, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व प्रतिदिन होने वाला जनमत संग्रह है। पांचवी विशेषता, राष्ट्र
किसी देश के विलय या उस पर उसकी इच्छा के विरुद्ध आधिपत्य स्थापित होने में कोई रुचि नहीं रखता। विद्यार्थियों, अब हम राष्ट्र का महत्व पर अध्ययन करेंगे। राष्ट्र का महत्व। रेनन के अनुसार राष्ट्रों का होना आवश्यक है क्योंकि उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। यदि संसार में एक कानून और उसका केवल एक स्वामी हो तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये उत्तर हमने समझा। इसे आप अपने रजिस्टर में उतार लें और बार बार दोहराएं। प्रश्न नंबर 3, उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दे जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद फ्रेड लिस्ट को है। विद्यार्थियों, उत्तर। जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेड लिस्ट की मान्यता थी कि जोलवेराइन नामक एक शुल्क संघ जर्मनी के एकीकरण में सहायक है। उसके अनुसार जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक अवस्था जितना बाह्य रूप से उसके हितों की रक्षा करके उसे सुदृढ़ बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादन को बढ़ाकर भी यही कार्य करेगा। फ्रेड लिस्ट का विचार था कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न। विद्यार्थियों, यहाँ आपके समक्ष एक चित्र प्रदर्शित है, इसके ऊपर ये प्रश्न आधारित है। प्रश्न, व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है? विद्यार्थियों, आपके समक्ष जो चित्र दे रखा है उसे हम एक बार उसका अवलोकन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपके समक्ष जो चित्र है उसके बीच में एक राउंड टेबल है और उस टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक विशेषता है कि इन लोगों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। यह बहुत ही बड़ी विशेषता है। साथ ही पीछे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और साथ में पास में ही इस प्रकार लग रहा है कि कुछ नियम लिखे हुए हैं। इस प्रकार हमें चित्र प्रदर्शित हो रहा है। तो विद्यार्थियों, इस चित्र का अध्ययन करते हैं और व्यंग्यकार क्या दर्शा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। उत्तर, व्यंग्यकार द्वारा चित्र में चिंतकों का क्लब दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो चित्र वो किसका है? वह है चिंतकों का क्लब, जिसमें चिंतक मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। यहाँ व्यंग्यकार यह दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि तत्कालीन रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं पूर्ण निरंकुश थी। कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता था। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन सभी गतिविधियों को दबा देती थी जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए थे जिसके द्वारा अखबारों, किताबों, नाटकों तथा गीतों में व्यक्त बातों पर नियंत्रण लगाया गया था। इस प्रकार व्यंग्यकार दर्शाता है कि चिंतकों का क्लब तो था, लेकिन उनके मुंह पर पट्टी बांधी गई थी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। उत्तर, राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं का महत्व निम्नलिखित है। क्रम अनुसार अब हम इन विशेषताओं का, इन महत्व का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता, किसी क्षेत्र विशेष या देश की भाषा और लोक परंपराएं लोगों द्वारा एक साथ व्यतीत किए गए अतीत व सामूहिक एकता से जीवन यापन की जानकारी देती है। दूसरा महत्व, भाषा और लोक परंपराएं लोगों को सांस्कृतिक रूप से समान होने की भावना प्रदान करती है। तीसरा महत्व, भाषा व लोक परंपराएं लोगों को एकता एवं गर्व के धागे से बांधती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भाषा व लोक परंपरा का जीवन में अभूतपूर्व महत्व होता है। प्रश्न नंबर 6। सिलेसियाई बुनकरों के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। पत्रकार के नजरिए पर टिप्पणी करें। उत्तर, सिलेसियाई बुनकरों ने
ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे? आइए विद्यार्थियों, 2 कारण हमारे समक्ष हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। पहला कारण, सिलेसिया के बुनकर ठेकेदारों से कच्चा माल लेकर उनके लिए कपड़े तैयार करते थे, परंतु ठेकेदार बुनकरों को निर्मित कपड़े के दाम बहुत कम देते थे। इस प्रकार ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते थे। दूसरा बिंदु, बुनकरों की दशा शोचनीय थी। बेरोजगारी के कारण काम की मांग बढ़ने लगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर ठेकेदारों ने निर्मित वस्तुओं की कीमतें और गिरा दी। अब हम पत्रकार के नजरिए से इसका वर्णन करते हैं। पत्रकार का नजरिया। बुनकरों के प्रति पत्रकार का नजरिया सहानुभूतिपूर्ण था। बुनकरों की शोचनीय दशा देखकर पत्रकार दुखी था। अपनी शोचनीय आर्थिक स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ही बुनकरों ने ठेकेदार के विरुद्ध विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर 7, इस व्यंग्य चित्र का वर्णन करें। इसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डेप्यूट के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है? यहाँ चित्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्या व्याख्या करना चाहता है? विद्यार्थियों देखिए, हमारे समक्ष एक चित्र है, उसमें एक व्यक्ति हंटर लिए हुए खड़ा है, हंटर घुमा रहा है और उसके पीछे की ओर बेंचें लगी हुई है और उन बेंचों में कुछ व्यक्ति हमें झुके हुए नजर भी आ रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, इस चित्र को समझने का प्रयास करते हैं कि व्यंग्यकार ने यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया है। उत्तर, इस व्यंग्य चित्र में प्रशा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क को एक हंटर घुमाते हुए तथा संसद के सदस्यों को अपना बचाव करते हुए दिखाया गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो व्यक्ति हंटर लेकर खड़ा है वह कौन है? वह व्यक्ति प्रशा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क है। अपने बचाव के लिए सभी प्रतिनिधि बिस्मार्क के लिए आदर प्रदर्शित करते हुए संसद में सिर झुकाए बैठे हैं। यह व्यंग्य चित्र दर्शाता है कि बिस्मार्क जर्मन सांसदों के मस्तिष्क पर शासन करता था। इस चित्र में कलाकार ने बिस्मार्क के जनतांत्रिक होने की व्यंग्यात्मक व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें जनतंत्र नाम मात्र के लिए ही अस्तित्व में है। यथार्थ में यह बिस्मार्क का एक तंत्र है। इस प्रकार बिस्मार्क की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई आस्था नहीं थी। व्यंग्यकार ने इस चित्र के द्वारा बिस्मार्क के लोकतंत्र का उपहास किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पाठ्यपुस्तक के चित्र 14क में देखें। क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले खुद को इतालवी मानेंगे? विद्यार्थियों, हमारे समक्ष एक चित्र प्रदर्शित किया हुआ है। आप देख सकते हैं यूरोप का एक महत्वपूर्ण नक्शा है। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के देश नजर आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड, सेवई सार्डिनिका, मोनाको, टस्कनी, पेपल राज्य, वेनेशिया, लोम्बार्डी, इस प्रकार हमें अलग अलग राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न था कि पाठ्यपुस्तक के चित्र 14क को देखें। क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले खुद को इतालवी मानते होंगे? विद्यार्थियों, इसका उत्तर इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। इनमें से केवल सार्डिनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को इतालवी मानते होंगे, क्योंकि उस समय केवल सार्डिनिया पिडमांट में ही इतालवी राजघराने का शासन था। क्योंकि इसी क्षेत्र में इतालवी राजा का शासन था, इसलिए सार्डिनिया पिडमांट ही अपने आप को इतालवी राजघराने या इतालवी क्षेत्र मानते थे। अगला प्रश्न, यहाँ पर पुनः हमारे समक्ष एक चित्र है। प्रश्न, पाठ्यपुस्तक के चित्र 14ख की जांच करें। कौन सा क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना? सबसे आखिर में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ? किस साल सबसे ज़्यादा राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए? विद्यार्थियों, इटली के एकीकरण के दौरान हुए घटनाक्रम के आधारित यह प्रश्न है। हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। हमारे समक्ष जो
मानचित्र दिया हुआ है उसमें इटली के जो घटनाक्रम था एकीकरण का उसके विभिन्न सन दे रखे हैं। विद्यार्थियों, उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। पहला, लोम्बार्डी का क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना। दूसरा, पेपल का क्षेत्र रोम सबसे बाद में एकीकृत इटली में शामिल हुआ। और तीसरे का उत्तर 1860 ईस्वी में सबसे ज़्यादा राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। चित्रकार ने गैरिबाल्डी को सार्डिनिया पिडमांट के राजा को जूते पहनाते दिखाया है। अब इटली के नक्शे को फिर देखें। यह व्यंग्य चित्र जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र संख्या 15 है, क्या कहने का प्रयास कर रहा है। विद्यार्थियों, पहले हम चित्र का अवलोकन करेंगे। चित्र में हमें एक राजा खड़ा हुआ है और व्यक्ति बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ व्यक्ति वह राजा को जूते पहना रहा है। प्रश्न के अनुसार जो बैठा हुआ व्यक्ति वह गैरिबाल्डी है और जो खड़ा हुआ व्यक्ति राजा है वह सार्डिनिया पिडमांट का राजा है। तो इस चित्र के अनुसार व्यंग्यकार क्या कहना चाह रहा है, देखिए विद्यार्थियों। उत्तर 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने अपने सशस्त्र स्वयंसेवकों को लेकर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और शीघ्र ही सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार कर लिया। गैरिबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स के राज्य सार्डिनिया पिडमांट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिए। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया। इस व्यंग्य चित्र से ज्ञात होता है कि गैरिबाल्डी के प्रयासों से ही सिसिली तथा नेपल्स को एकीकृत इटली में शामिल किया जा सका था। इस चित्र से गैरिबाल्डी के साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की भावना प्रकट होती है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। बताएं कि चित्र 18 जो कि पाठ्य पुस्तक में 18 नंबर पर है, में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्र के इस रूपकात्मक चित्रण में ह्यूबनर किन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, यहाँ हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक महिला फर्श पर लेटी हुई है। इस चित्र पे हमें क्या समझ में आ रहा है, कौन सी घटना का वर्णन, इसका हमें उत्तर देना है। आइए विद्यार्थियों, उत्तर चित्र 18 में जर्मन राष्ट्र की रूपक जर्मेनिया को निराश मुद्रा में लेटे हुए प्रदर्शित किया गया है। सन 1850 में जूलियन ह्यूबनर द्वारा चित्रित इस चित्र में जर्मेनिया काइजर के मुकुट तथा छड़ी के समक्ष गिरी पड़ी है। जर्मन राष्ट्र के रूपक जर्मेनिया के इस रूपकात्मक चित्रण का अर्थ है कि सर्व जर्मन नेशन असेंबली जो फ्रैंकफर्ट संसद के रूप में आयोजित हुई थी असफल हो गई है। चित्र में मुकुट और गद्दी इस बात के प्रतीक हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद को सेना तथा राजशाही द्वारा भंग कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। चित्र 10 को एक बार फिर देखें। कल्पना करें कि आप मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट के नागरिक हैं और संसद की कार्रवाई के समय वहां मौजूद हैं। यदि आप हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठे हुए पुरुष होते तो दीवार पर लगे जर्मेनिया के बैनर को देखकर क्या महसूस करते, और अगर आप हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठी महिला होती तो इस चित्र को देखकर क्या महसूस करती, दोनों भाव लिखिए। विद्यार्थियों, आपके पाठ्य पुस्तक का जो चित्र संख्या 10 है वह इस प्रकार है। पहले हम चित्र का अवलोकन करेंगे। चित्र में देखिए कि एक बड़ा सा सभागार है। उस सभागार में बहुत से व्यक्ति बैठे हुए हैं और किसी गहन चिंतन मनन में लगे हुए हैं। मध्य में कुछ गणमान्य नागरिक बैठे हैं। ऊपर भी दर्शक दीर्घा में हमें बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं और बीच में जर्मेनिया का चित्र है जो कि राष्ट्र की देवी है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। यदि मैं मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट का नागरिक होता या होती तो क्या होता। पहला, यदि मैं नागरिक होता। यदि मैं हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठा हुआ पुरुष होता तो जर्मेनिया के बैनर को देखकर यह महसूस करता कि अब विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व से मुक्ति पाने का समय आ गया है। दूसरा, यदि मैं हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठी महिला होती तो जर्मेनिया के इस चित्र को देखकर महसूस करती कि जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने तथा उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित रखने से
जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन को आघात पहुंचेगा और उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा को असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे इसमें भाव होते। आइए विद्यार्थियों, आज हमने पाठ्यपुस्तक के मध्य के प्रश्नों को हल किया है। अगली कड़ी में हम पाठ्य के अन्य प्रश्नों को लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।